दोस्तों आज हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब कैसे काम करता है, ग्लोब का क्या काम है, कौन सी उसमें रेखाएं हैं और ग्लोब को क्यों बनाए, इस बारे में हम बात करेंगे। ये जो आपको बीच की रेखा दिख रही है, ये भूमध्य रेखा होती है। ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। दो भाग बोले तो एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो आपको रेखाएं दिख रही है, इनको देशांतर रेखा बोलते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को क्या करती है, आपस में कंजॉइन करती है, जोड़ती है। पूर्व से पश्चिम में ये जो रेखाएं होती है, एक रेखा आपके उत्तरी गोलार्ध में होती है और एक दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नीचे, वो मकर रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री। और जो आपके कर्क रेखा होती है, वो उत्तरी गोलार्ध में होती है। ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। अब इसके बाद आपको बहुत सारे जाल सा मिलता है एक ग्लोब पे, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं। एक जाल होता है जो आपका पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। जैसे देशांतर रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ती है, इसी तरह से ये पूरब से पश्चिम वाली अक्षांश रेखाएं होती है। ये क्या करती है, पश्चिम से पूरब को क्या करती है, जोड़ती है आपस में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है, इसको अब देख लेते हैं। यहाँ पे भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में ग्लोब को क्या करती है, डिवाइड करती है। ये मैंने पहले भी बताया। तो आगे हम देख लेते हैं कि एक ग्लोब है, जैसे ग्लोब बनाया मैंने, तो जो मिडिल रेखा आपको दिख रही है वो भूमध्य रेखा होती है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को एक बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध हुआ, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अब मकर रेखा और कर्क रेखा को भी देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है और कौन से गोलार्ध में ये रेखाएं रहती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। ये बना दिए ग्लोब। बीच वाली जो रेखा है वो तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में आपको कर्क रेखा होती है। ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। और मकर रेखा भूमध्य रेखा से नीचे बोले तो दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में होती है। उसको हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को ध्यान रखना कि विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बारे में पहले भी मैंने तुम्हें बताया था, फिर से एक बार डिटेल में देख लेते हैं। मैंने बोला था कि जो दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध को क्या करती है, जोड़ती है, वो कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं तो इनकी जो संख्या होती है, देशांतर रेखा की संख्या होती है 360, और अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो होती है 181। ठीक है, और एक अक्षांश और एक देशांतर के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। जो मैंने सर्कल कर रखा है बीच में, इनका डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर का, पर देशांतर से पर अक्षांश के बीच में। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम समझ लेते हैं कि ग्लोब क्यों बना रखा है, इनका मतलब क्या महत्व था इसको बनाने का। थोड़ा सा हम लिख के भी देख लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल बोले या फिर प्रतिरूप या मॉडल एक ही होता है। जैसे किसी चीज़ का एक नमूना, अगर बड़ी आकृति की कोई चीज़ है तो सेम उसी की तरह एक छोटी आकार की चीज़ को हम प्रतिरूप बोलते हैं, या उसी का जैसा दिखना कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोहन सेम अपने पिता के समान लगता है, तो हम बोलेंगे कि मोहन के पापा की क्या है, प्रतिरूप है मोहन। इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है,
उसकी एक छोटे आकार का ग्लोब बनाया, उसको प्रतिरूप कहा जाता है कि पृथ्वी की तरह ग्लोब दिखता है, इसलिए उसको पृथ्वी का प्रतिरूप कहा जाता है। इसकी सहायता से हम संपूर्ण विश्व का ज्ञान ले सकते हैं, समझ सकते हैं। मैप में हमें हेल्प हो सकती है, मानचित्र में और लोकेशन में हमें हेल्प हो सकती है, इसलिए ये प्रतिरूप बनाया गया है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना।